नमस्कार दोस्तों, मैं एन.के. ठाकुर आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टडी 946 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे दिल्ली का प्रारंभिक इतिहास चाहे अतीत, इंद्रप्रस्थ और लाल कोट के संदर्भ में। ठीक है, और ये बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो सब्जेक्ट है उसके साथ ये टॉपिक लगाया था। ये सब्जेक्ट है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो कोर्स है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके साथ ये टॉपिक लगा है चैप्टर। ठीक है, सब्जेक्ट और इसका चैप्टर का नाम यही है। तो आज हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम बीए, ठीक है, प्रोग्राम, बीए ऑनर्स और यूपीएससी से संबंधित चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे। ठीक है, जिसका ये टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है दिल्ली का प्रारंभिक अतीत, इंद्रप्रस्थ और लाल कोट। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में चाहे इस चैप्टर में हम 3-4 बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करेंगे। अब पहले हम देखेंगे कि दिल्ली का ये जो टॉपिक है, चैप्टर है, इसका हम परिचय देखेंगे। इसका परिचय क्या है, इससे क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम इसकी भूमिका या परिचय कैसे लिख सकते हैं, पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, परिचय, ठीक है, या भूमिका या इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ शुरू करेंगे। तो दिल्ली के बारे में जो सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है वो महाभारत काल में मिलती है। ठीक है, महाभारत के ग्रंथ में चाहे महाभारत के सीरियल में इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद इसके बारे में जो जानकारी मिलती है महाभारत काल के बाद, वो है प्राचीन काल के मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश के लोगों ने भी दिल्ली में शासन किया है। और उसके बाद यहाँ पे गुप्त वंश ने शासन किया। गुप्त वंश के बाद पाल वंश ने भी यहाँ शासन किया। और मध्यकाल में इस दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के राजा एक थे अनंगपाल। ठीक है, तोमर वंश के राजपूत राजा अनंगपाल, तोमर वंश के राजपूत राजा थे अनंगपाल। उन्होंने 1051 में दिल्ली की स्थापना की। ठीक है, तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने 1051 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना की। और उसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, सेकंड जो युद्ध हुआ था 1192 में, इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और हार होने के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली वाले इलाके पे कब्जा कर लिया था। और तब से लेकर लगभग 600 वर्षों तक दिल्ली मुस्लिम शासकों का अधीन रहा। और इसके अंतर्गत गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मौर्य वंश, इन 6 वंशों ने दिल्ली में शासन किया। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, जब अंग्रेज आए, मुगलों के बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता से हटाकर और इसको बना दिया 1911 में दिल्ली को बनाया। ठीक है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली कब बनाई गई, 1911 में बनाई गई। और इसके बाद क्या हुआ, जब हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद दिल्ली को पूरे भारत का एक राजधानी बनाया गया। तो पूरे भारत की राजधानी बना दिल्ली। और उसके बाद 1956 में क्या हुआ, 1956 में 1 नवंबर को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और उसके बाद इसमें फिर बदलाव किया गया और 1991 में संविधान का 69वां संशोधन किया गया। संविधान का 69 संशोधन हुआ और इस संशोधन के तहत दिल्ली में विधानसभा की व्यवस्था की गई, मतलब चुनाव करवाने जैसी व्यवस्था की गई। तो दिल्ली में विधानसभा की व्यवस्था की गई और यहाँ चुनाव होने लगे। मतलब आधा राज्य का दर्जा इसको दिया गया, पूर्ण रूप से राज्य नहीं है, तो आधा राज्य का दर्जा दिया गया। और उसके बाद इसी के तहत
1992 में, ठीक है, 1992 में दिल्ली को एनसीआर बना दिया गया, एनसीआर, ठीक है, दिल्ली को एनसीआर बना दिया गया। और जो आज हम वर्तमान में दिल्ली एनसीआर जिसको कहते हैं वो यही दिल्ली है, ठीक है। तो एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, चाहे इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है। तो ये दिल्ली की इतिहास में ये कोई भी इससे क्वेश्चन आए, अब भूमिका में पूरा जितना मैंने अभी बताया ये पूरी चीज़ें आपको भूमिका में लिखनी है, ठीक है। उसके बाद भूमिका लिखने के बाद हम टॉपिक्स पे आएंगे कि इसके बारे में और हमें क्या लिखना है। तो भूमिका में जितना मैंने अभी बताया उतनी चीज़ें आपको लिखनी है। इसके बाद हम देखेंगे कि दिल्ली के अतीत के अध्ययन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्रोत चाहे सबूत है, ठीक है। तो दिल्ली के अतीत के अध्ययन के लिए हमारे पास कौन कौन से स्रोत है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो दिल्ली के अतीत के अध्ययन के स्रोत, ठीक है, आप टॉपिक डाल सकते हैं अपने नोटबुक में। सेकंड टॉपिक परिचय के बाद इस सेकंड टॉपिक कि दिल्ली के अतीत के अध्ययन के स्रोत, ठीक है। यहाँ मैं डाल देता हूँ दिल्ली के अतीत के अध्ययन के स्रोत, ठीक है। स्रोत को साक्ष्य भी कहते हैं, साक्ष्य भी कहते हैं, चाहे सबूत भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो प्राचीन दिल्ली या अतीत के दिल्ली के अध्ययन के लिए हमारे पास कौन से स्रोत है, कौन से सबूत है जिसको पढ़ के हम दिल्ली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें ये देखेंगे, तो इसमें दिल्ली के प्राचीन दिल्ली के इतिहास के बारे में हमारे पास अध्ययन के लिए बहुत कम साक्ष्य स्रोत है, बहुत कम है। फिर भी जो भी हमारे पास थोड़े बहुत अध्ययन के जो स्रोत हैं उससे हम दिल्ली के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अध्ययन के वो कौन से स्रोत है ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 नंबर में, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का स्रोत, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में दिल्ली क्या था, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे आधि ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल में। और उसके बाद हम देखेंगे ऐतिहासिक काल में उसके बाद देखेंगे हम ये देखने के बाद हम देखेंगे जो इंद्रप्रस्थ में जो खुदाइयाँ हुई हैं वहाँ से क्या मिला है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे पुरातत्व साक्ष्य, पुरातात्विक जो सबूत है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये 4-5 बिंदुओं में हम देख सकते हैं कि इसके अध्ययन के लिए हमारे पास कौन कौन से स्रोत उपलब्ध है, ठीक है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि प्रागैतिहासिक काल होता क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल के बारे में हमारे पास कोई भी लिखित सबूत उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। जिस काल में हमारे पास कोई भी लिखित सबूत उपलब्ध नहीं होता है तो उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो फिर ये सवाल उठता है कि उस काल के बारे में जब कोई लिखित सबूत या स्रोत नहीं है तो उस काल के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो उस काल में जो प्रागैतिहासिक काल होता है उस काल में मानव के कंकाल, हड्डियाँ और पत्थर के औजार जो उस समय के मनुष्य इस्तेमाल करते थे उन्हीं के बारे में, उन्हीं चीज़ों से हम अध्ययन करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दिल्ली में जो प्रागैतिहासिक काल के जो इलाके थे उनसे जो हमें पत्थर के औजार मिले हैं, कंकाल नहीं मिल पाया है, ठीक है। हालांकि प्रागैतिहासिक काल में दोनों चीज़ें मिलती हैं, कंकाल और पत्थर के औजार, लेकिन हमारे पास दोनों चीज़ें उपलब्ध नहीं है। बस दो जो पत्थर के औजार है वही चीज़ें मिल पाई हैं। अब पत्थर के औजार में जो दिल्ली के पर्वतीय चाहे जो पहाड़ी इलाके हैं, अरावली जो श्रेणी है दिल्ली तक आई है, तो उन इलाकों में कुछ पत्थर के औजार मिले हैं। इसके अलावा हमें
जो फरीदाबाद का अनंगपुर ज़िला है, ठीक है, अनंगपुर जो जगह है फरीदाबाद में, वहाँ से भी हमें चीज़ें मिली हैं। तो इसमें प्रागैतिहासिक काल में लिखना है आपको, दिल्ली के पहाड़ी इलाके और फरीदाबाद के अनंगपुर, ठीक है, अनंगपुर से हमें पत्थर के औजार मिले हैं, पत्थर के औजार, ठीक है। तो इसमें यही ध्यान रखना है, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में। और आर्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? आर्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में हमें लिखित सबूत मिले तो हैं, लेकिन उसके बारे में अभी तक हमें अध्ययन हम नहीं कर पाएंगे कि वो क्या लिखे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आर्य ऐतिहासिक काल में उस काल को रखा जाता है जो सिंधु घाटी के उत्तरवर्ती सिंधु घाटी थी, हड़प्पा के पतन के बाद जो काल है उसको उत्तर हड़प्पा कहते हैं। और उस काल में दिल्ली में 2 इलाके मिले हैं, ठीक है। एक मिला है मेडोली, ठीक है, मेडोली मिला है, और ये उत्तरी दिल्ली में है। उत्तरी दिल्ली में कहाँ पे है? नरेला में, ठीक है, नरेला में है, ठीक है, उत्तरी दिल्ली के नरेला में है। और एक और जगह मिला है इसमें। तो ये मेडोली कौन सा इलाका है? ये हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा कालीन, ठीक है, और उत्तर हड़प्पा कालीन में ये जगह मिला है। और यहाँ से भी हमें मतलब कुछ जानकारी मिलती है कि उस समय दिल्ली मतलब हड़प्पा कालीन समय में कैसा था। तो इसमें ये आपको याद रखना है कि यहाँ से। और एक और इलाका था, वो था भोरगढ़, ठीक है, नहीं ये नरेला से नहीं मिला, ये नंद नगरी से मिला है, ठीक है, नंद नगरी से मिला है। इसके अलावा एक और जगह मिला है और उस जगह का नाम भोरगढ़, ठीक है, भोरगढ़ ये मिला है नरेला से आपका, ठीक है, ये दिल्ली में। और दोनों ये अर्ध ऐतिहासिक काल के जगह हैं। और यहाँ से भी हमें हड़प्पा सभ्यता कालीन, उत्तर हड़प्पा सभ्यता कालीन चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो इसमें ये लिख सकते हैं। उसके बाद हम ऐतिहासिक काल में देखें तो ऐतिहासिक काल में मौर्य साम्राज्य भी ऐतिहासिक काल में आता है, प्राचीन काल में। और यहाँ से हमें दिल्ली के एक श्रीनिवासपुरी इलाका है, दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में एक अशोककालीन एक शिलालेख मिला है जिसको बाहापुर शिलालेख कहते हैं, ठीक है। तो बाहापुर शिलालेख, ठीक है, बाहापुर, ठीक है, बाहापुर शिलालेख, ठीक है, ये श्रीनिवासपुरी में है, ठीक है। ये दिल्ली में जगह है श्रीनिवासपुरी, वहाँ से ये अशोक के बाहापुर शिलालेख मिला है। और ये इस्कॉन टेम्पल के बराबर में ये शिलालेख है, बाहापुर शिलालेख। तो इससे भी हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा क्या है कि इंद्रप्रस्थ से पिछले 2500 सालों से, ठीक है, 2500 सालों से जो भी हमें खुदाई में चीज़ें प्राप्त हुई है उससे भी, तो इंद्रप्रस्थ से 2500 सालों से लगातार जानकारी मिल रही है, ठीक है। तो इंद्रप्रस्थ से लगातार खुदाई में जानकारी मिल रही है। उसके बाद अगर हम देखें पुरातत्व साक्ष्य में तो इसमें मूर्तियाँ आपको शामिल कर सकते हैं, बर्तन, ठीक है, ईंटें, साहित्य, भवन, ये भी सारी चीज़ें खुदाई में प्राप्त हुई हैं। और इनसे भी हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में, चाहे उस समय प्राचीन सल्तनत, प्राचीन दिल्ली के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। और टॉपिक क्या होगा? दिल्ली के अतीत के अध्ययन के स्रोत, ठीक है।
और ये 5 बिंदुओं में आपको लिखना पड़ेगा, ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और इंद्रप्रस्थ, ठीक है, और पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि दिल्ली ऐतिहासिक शहर के रूप में, ये हेडिंग आप अगला बनाएंगे, दिल्ली ऐतिहासिक शहर के रूप में, ठीक है। चाहे दिल्ली इतिहास में, इससे पहले हम ये देख लेते हैं, दिल्ली का प्राचीन शहर इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का प्राचीन शहर इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इंद्रप्रस्थ, इसमें देखते हैं दिल्ली के प्राचीन शहर इंद्रप्रस्थ, ये हेडिंग आप बना सकते हैं। तो देखिए, दिल्ली का जो इंद्रप्रस्थ शहर है उसके बारे में वो जानकारी क्या है कि जो इंद्रप्रस्थ शहर था वो महाभारत काल में उसकी जानकारी मिलती है, लेकिन उस काल से पहले, महाभारत काल से पहले, ये जो इलाका था इंद्रप्रस्थ के, वो जंगल और गड्ढे उड्ढे खंडहर थे, मतलब गड्ढे थे, जंगल वंगल, इसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं था। और इसी कारण उसको शाक प्रदेश, ठीक है, पहले इंद्रप्रस्थ पहले क्या है, उसको कहा था शाक प्रस्थ, ठीक है, शाक प्रस्थ कहा जाता था। इसके अलावा शक्करपुरी कहा जाता था। और इसके अलावा एक और नाम खंडवा प्रदेश, खंडव भी कहा जाता था, ठीक है। और क्यों कहा जाता था ये तीनों नाम, क्योंकि वहाँ पे इंद्रप्रस्थ जब नाम पड़ा उससे पहले यहाँ जंगल ही जंगल थे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब कौरव और पांडव में जब लड़ाई हुई तो पांडवों को इंद्रप्रस्थ का इलाका मिला, और इंद्रप्रस्थ का इलाका क्या था कि वहाँ जंगल ही थे, जंगल के अलावा कुछ नहीं था, खंडहर थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कृष्ण भगवान ने इंद्र को बुलाया, और इंद्र भगवान, जो इंद्र आए, भगवान इंद्र, उन्होंने क्या किया, भगवान विश्वकर्मा को, जो पांडवों के राजा थे युधिष्ठिर, उनके साथ उन्होंने इंद्रप्रस्थ भेजा। और भगवान विश्वकर्मा ने क्या किया कि इंद्रप्रस्थ पे एक बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा एक महल बनाया और बहुत ही सुंदर शहर का निर्माण करवाया। इसलिए इसको देवताओं का शहर भी कहा गया, ठीक है। इंद्रप्रस्थ का मतलब है देवताओं का प्रदेश, ठीक है। और इस प्रकार इंद्रप्रस्थ वो एक शहर बना। लेकिन इंद्रप्रस्थ को हम उसके बाद भी कई नामों से, जैसे प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ वाले इलाकों में मौर्यों ने शासन किया, उसके बाद वहाँ गुप्त वंश के शासकों ने जब मौर्यों ने शासन किया तो मौर्य के शासनकाल से यहाँ से बहुत सी चीज़ें भी प्राप्त हुई हैं, ठीक है। यहाँ से मौर्य काल के जो ईंटें मिली हैं, ईंटें की दीवारें मिली हैं, ईंटें की कच्ची ईंटें मिली है, नालियाँ ईंटों की मिली है, टेराकोटा मिला, टेराकोटा उसे कहते हैं जो पक्की हुई ईंट होती है, उसको टेराकोटा का, ये मिला है। तो मौर्य काल के भी बहुत से सबूत मिले हैं, और मौर्यकालीन एक शिलालेख भी मिला है, और ये शिलालेख बहापुर शिलालेख कहलाता है, जो दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में है। तो ये रहा। उसके बाद गुप्त वंश ने भी इसमें शासन किया, और शुंग और कुषाण वंश कालीन इसमें से कई सारे बर्तन मिले हैं, ठीक है, शुंग और कुषाण कालीन बर्तन भी मिले हैं, ठीक है। तो ये आप दिल्ली के जो प्राचीन शहर इंद्रप्रस्थ है उसके बारे में आप इतनी चीज़ें लिख सकते हैं कि प्राचीन शहर है, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे कई वंशों ने शासन किया है। इसके बाद आप एक और टॉपिक अगला डाल सकते हैं, दिल्ली ऐतिहासिक शहर के रूप में, ठीक है, दिल्ली ऐतिहासिक शहर के रूप में, ठीक है, दिल्ली ऐतिहासिक शहर के रूप में, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि प्राचीन काल में दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था, ठीक है। और इंद्रप्रस्थ के बारे में हमें ज़्यादा मतलब साहित्य से ही
जानकारी मिलती है, कोई ठोस सबूत मिलती नहीं है। लेकिन उस समय इसे ऐतिहासिक शहर हम नहीं कह सकते, ठीक है। इसको ऐतिहासिक शहर का दर्जा तभी मिला जब अनंगपाल ने इसकी स्थापना कर दी, ठीक है। अनंगपाल कौन थे? ये तोमर वंश के राजपूत राजा थे अनंगपाल ने, ठीक है। तो अनंगपाल ने इसकी स्थापना की, ठीक है। अनंगपाल ने इसकी स्थापना कब की? 1051 ईस्वी में। और किस इलाके में शहर बनाया था? जो आज सूरज कुंड का इलाका है, सूरज कुंड, उस इलाके में इन्होंने शहर बनाया। लेकिन इसके 10 वर्ष बाद क्या किया कि 1060 में इन्होंने यहाँ से हट के इसके 10 किलोमीटर के बाद एक लालकोट नाम से एक शहर बनाया, लालकोट, ठीक है, लालकोट, वहाँ पे ये चले गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद कि इस इलाके पे, दिल्ली के इस इलाके पे चौहान वंश, अजमेर के चौहान वंश के राजा ने, जो विग्रह राज्य थे, ठीक है, अजमेर के चौहान वंश के राजा, ठीक है, अजमेर के राजा, ये चौहान वंश के राजा थे विग्रह राज, उन्होंने क्या किया? दिल्ली पे कब्जा किया और इन्होंने भी कुछ समय तक शासन किया। इसके बाद क्या हुआ कि इनका पोता हुआ, विग्रह राज्य का पोता हुआ, जिसका नाम था पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वीराज, विग्रह राज्य के पोता हुआ पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज ने क्या किया? दिल्ली के जो ये लालकोट वाला इलाका है उस इलाके पर कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के बाद दिल्ली के जो लालकोट का इलाका था उसका बहुत ज़्यादा विस्तार किया, उसके प्राचीर दीवारों को, मतलब सीमाओं का विस्तार किया। और उस शहर का नाम पृथ्वीराज के समय राय पिथौरा रखा गया, पिथौरा, ठीक है, राय पिथौरा किला रखा गया। और ये राय पिथौरा किला एक ऐसा ऐतिहासिक जगह है जिसका सबूत आज भी हमें दिल्ली में उपलब्ध है, ठीक है। तो जिसका सबूत आज दिल्ली में उपलब्ध है, और ये इलाका राय पिथौरा किला कहाँ पे? आज मेहरौली के आसपास वाला ये इलाका है, ठीक है। तो मेहरौली के आसपास वाला इलाका है, ठीक है। और ये पृथ्वीराज ने लालकोट पे कब्जा करके फिर इसको राय पिथौरा के नाम दिया, और ये राय पिथौरा के नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर के रूप में इतना इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट में आपको एक और हेडिंग बनाना है, वो निष्कर्ष चाहे मूल्यांकन कुछ भी लिख सकते हैं। तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि दिल्ली जो प्राचीन काल से, सबसे पहले हमें इसकी जानकारी इंद्रप्रस्थ के नाम से महाभारत काल में मिलती है, लेकिन उस समय साहित्य में इसका वर्णन है, लेकिन इसके बारे में कि दिल्ली की स्थापना अनंगपाल ने की, इसके बारे में भी हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। साहित्य में तो इंद्रप्रस्थ मिलता है, लेकिन इसकी स्थापना इसने की अनंगपाल ने, इसके बारे में कोई सबूत नहीं मिलता है। लेकिन कुल मिला के दिल्ली पे ये है कि इंद्रप्रस्थ समय से लेकर और वर्तमान समय तक इस पर कई शासकों ने, कई वंशों ने शासन किया, और आज ये दिल्ली एनसीआर के रूप में वर्तमान में मौजूद है। तो इतना आप निष्कर्ष में चाहे मूल्यांकन में लिख सकते हैं, ठीक है। और भूमिका मैंने जो बताया उसमें लिख सकते हैं। भूमिका में थोड़ा सा और आप शब्द जोड़ सकते हैं कि दिल्ली प्राचीन काल में एक मानव आबादी थी, भव्य शहर था, ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए कि इसमें क्या आपको समझ में नहीं आया, चाहे इसमें और कुछ अगर आपको जानकारी लेनी है तो और इसमें लिख सकते हैं। एक और ये अब बात याद रखना कि प्राचीन काल में जैसे बौद्ध जो पाली ग्रंथ थे, बौद्ध धर्म के जो पाली ग्रंथ, तो पाली ग्रंथों में इसको इंद्रप्रस्थ को पाली ग्रंथों में, ये बौद्ध धर्म के बौद्ध पाली ग्रंथों में इसको एक तो इंद्रपट कहा गया है और इंद्रपट्टन भी कहा गया, इंद्रपट्टन, तो ये भी नाम लिख सकते हैं। पाली ग्रंथों में इसको इंद्रपट और इंद्रपट्टन भी कहा गया, ठीक है। तो अगर समझ में आए वीडियो तो आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए इस पर, अगर कोई आपको दिक्कत है तो। लेकिन आप
इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उन सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ठीक है, सबके माध्यम से आप लोगों तक फैलाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, मिलेंगे। ये पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।